तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में जिसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमारे टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम किन्हीं दो पर्सन के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अगर कोई दो अलग अलग पर्सन है तो उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है या किसी पर्सन को पहचाना जा सकता है बेस्ड ऑन उसके डीएनए सीक्वेंस के हिसाब से। भाई डीएनए सीक्वेंस जो होती है हमारे अंदर में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होती है, एटीजीसी की जो सीक्वेंस होती है वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और उसी डिफरेंस को इस्तेमाल करके हम दो पर्सन के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। उसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। मान लो हमारे पास में दो पर्सन है, पर्सन 1 और पर्सन 2। अब ये दोनों ह्यूमंस हैं, दोनों सेम स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं। अगर ये दोनों सेम स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं तो इनका जो जीनोम होगा, जो डीएनए होगा, वो आपस में सिमिलर भी होना चाहिए। तो दो सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना परसेंट डीएनए सेम रहता है और कितना परसेंट डिफरेंट रहता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो किसी भी दो ह्यूमन का जो डीएनए होता है, किसी भी दो ह्यूमन का जो डीएनए होगा वो 99.9% सेम होता है और डिफरेंस कितना आता है, सिर्फ 0.1%। ये डिफरेंस होता है और यही डिफरेंस हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमंस को एक दूसरे से अलग बनाता है। अब ये डिफरेंस होगा कितने का? मान लो हम अपने जीनोम को काउंट करते हैं। हमारा जीनोम अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। अगर इसको हम डिफरेंस में 0.1% में कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3×10⁶ बेस पेयर, इतना डिफरेंस। तो किसी भी दो ह्यूमंस के बीच में इतने बेस पेयर का डिफरेंस हमेशा दिखाई पड़ेगा उनके जीनोम के हिसाब से। अब भले से ये जो नंबर है ये हमारे टोटल डीएनए लेंथ का सिर्फ 0.1% है, लेकिन अगर इस नंबर को भी देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस होता है डीएनए के अंदर में, ये किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है हमारे डीएनए में कुछ एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे डिफरेंस होता है। हमारे डीएनए में ये जो डिफरेंट रीजन है ये स्प्रेड रहता है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस यहाँ पर है, कुछ डिफरेंस यहाँ पे होगा। तो ये जो डिफरेंट रीजन है पर्सन टू पर्सन, ये डिस्पर्स्ड रहता है जीनोम के अंदर। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर तुम्हें इस पर्सन और इस पर्सन के डीएनए में डिफरेंस क्या, कहाँ पे डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई करने का जो सबसे ओब्वियस तरीका आपके दिमाग में आएगा, आप बोलोगे कि भाई डीएनए की सीक्वेंसिंग परफॉर्म कर लो। जो सबसे ओब्वियस मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या होगा? डीएनए की सीक्वेंसिंग परफॉर्म कर लो। पर कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। एक तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। भाई ये कोई जल्दी से तो होने वाला है नहीं, ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर हम हर पर्सन का डीएनए सीक्वेंसिंग करने लग जाएंगे तो इतने टाइम में तो बहुत साल लग जाएंगे। मतलब ये वाला प्रोसेस फिजिबल तो है नहीं, एफिशिएंटली हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसी को बाईपास करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, एलेक्स जेफरी। इसी को प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, एलेक्स जेफरीज। एलेक्स जेफरी ने क्या किया, एक नई टेक्निक का फॉर्म की, एक नई टेक्निक डिस्कवर की जिसको बोलते हैं हम आज के टाइम पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का। हम बिना डीएनए सीक्वेंसिंग को परफॉर्म किए दो पर्सन के डीएनए के डिफरेंस को पहचानने वाले हैं हम इसमें। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसी टेक्निक है? ऑल्टरनेटिव टू सीक्वेंसिंग, ऑल्टरनेटिव टू डीएनए सीक्वेंसिंग। अब ये डीएनए सीक्वेंसिंग का ऑल्टरनेटिव कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पे हम पूरे डीएनए को सीक्वेंस करेंगे ही नहीं, हम पूरे डीएनए को पढ़ने वाले भी नहीं हैं। हम डीएनए के कुछ स्पेसिफिक रीजन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं डीएनए में जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं।
जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ उन्हीं रीजन्स में जो सैटेलाइट डीएनए होगा, डीएनए के कुछ छोटे छोटे रीजन्स होते हैं स्पेसिफिक, उन्हीं के अंदर में हम डिफरेंस को स्टडी करेंगे। अब क्योंकि हमें पूरा डीएनए सीक्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन को पढ़ना है, उसमें भी सिर्फ हम इनकी लेंथ को कंपेयर करेंगे। अलग अलग पर्सन में जो सैटेलाइट डीएनए है उसकी लेंथ को कंपेयर करेंगे, बस। हमें उसकी सीक्वेंसेस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लेंथ को कंपेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंसिंग नहीं करनी, तो ये बहुत ही एफिशिएंट फास्ट मेथड हो जाता है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एक ऐसा मेथड है, फास्ट प्लस एफिशिएंट, बहुत तेज़ी से परफॉर्म किया जा सकता है, एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए सीक्वेंसिंग। और आज के टाइम पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, क्राइम सीन में इस्तेमाल करते हैं, पेरेंटल टेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि पहला तो हमें पता होना चाहिए सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। भाई जैसा हमने सैटेलाइट डीएनए बोल तो दिया, पर ये सैटेलाइट डीएनए होता क्या है ये तो पता होना चाहिए हमें। सैटेलाइट डीएनए के बाद में जो दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक टाइप का म्यूटेशन होता है। तो किस म्यूटेशन को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, कब बनता है पॉलीमॉर्फिज्म, क्या प्रोसेस है पॉलीमॉर्फिज्म बनने की, वो सारी चीज़ें भी हम डील करने वाले हैं। तो पहले सैटेलाइट डीएनए के बारे में समझते हैं। देखो, सैटेलाइट डीएनए समझने के लिए हमें अपना पूरा जीनोम का सेक्शन समझते हैं। हम हमारे जीनोम में 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हम जीनोम को जो हमारा जीनोम है उसको 2 रीजन में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है जो प्रोटीन को कोड करता है, जो क्या कोड करता है, प्रोटीन को कोड करता है, जो सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। जो कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। वहीं पे अगर हम आरएनए कोडिंग की बात करें तो 50% हमारा डीएनए कैसा होता है, आरएनए कोडिंग। जो आरएनए बनाता है हो सकता है प्रोटीन ना भी बनाए, लेकिन बचा हुआ जो डीएनए है ये वाला, ये कैसा होता है, नॉन कोडिंग। ये तो कुछ भी कोड नहीं कर रहा होता, ये कुछ नहीं बनाता, ना आरएनए ना प्रोटीन, कुछ भी नहीं बनाता ये। इसको एक टाइम पे हम जंक डीएनए भी बोलते थे। आज इसको नहीं बोलते क्योंकि इसका फंक्शन धीरे धीरे हमारे सामने निकल करके आ रहा है, लेकिन इसको जंक डीएनए भी एक टाइम पे बुलाया जाता था। अब जो नॉन कोडिंग डीएनए है ये खुद भी 2 तरह का होता है। एक होता है नॉन रिपीटेटिव नॉन कोडिंग, नॉन रिपीटेटिव बट नॉन कोडिंग। और दूसरा होता है रिपीटेटिव एंड नॉन कोडिंग। रिपीटेटिव एंड नॉन कोडिंग। अच्छा, पहले तो कोडिंग रिपीटेटिव का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम नॉन रिपीटेटिव का मतलब समझेंगे। देखो, रिपीटेटिव का मतलब होता है कि अगर कोई डीएनए का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एक छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा है। मान लो हमारे पास में डीएनए में एक छोटा सा सीक्वेंस है ATG, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। और ये बार बार रिपीट कर रहा है, एक बार रिपीट कर रहा है, फिर दोबारा यही रिपीट कर रहा है ATGG, फिर एक और बार रिपीट कर रहा है ATGG, फिर एक और बार रिपीट कर रहा है ATGG। और ये बाकी डीएनए है हमारा, बाकी डीएनए तो है ही, लेकिन ये वाला जो डीएनए पार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, रिपीटेटिव डीएनए। तो यहाँ से लेकर के इस वाले डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिपीटेटिव डीएनए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डीएनए का स्ट्रेच, छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस बार बार क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। नॉन रिपीटेटिव अब आपको समझ में आ ही गया होगा, जहाँ पे ये रिपीटिशन फॉलो ना हो, जहाँ पे नॉर्मल डीएनए दिखेगा, रिपीटिशन नहीं होगी, ऐसा कोई रिपीटिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन होगा जो कोड नहीं कर रहा होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटेटिव नॉन कोडिंग। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो रिपीटेटिव कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए। अच्छा, ये जो रिपीटेटिव नॉन कोडिंग डीएनए होता है ये खुद भी 2 तरह का होता है। ये जो रिपीटेटिव वाला है ना, ये इसके अंदर में सीक्वेंस रिपीट किस तरह से होती है,
जो सीक्वेंस रिपीट हो रही है वो किस तरह से रिपीट हो रही है, उसके बेसिस पे दो टाइप के रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं। एक होता है इसमें से इंटरस्पर्स्ड रिपीट, इंटरस्पर्स्ड रिपीट, और एक होता है टेंडम रिपीट। दो रिपीट होते हैं, दो टाइप से रिपीटिशन हो सकता है। देखो, इंटरस्पर्स्ड रिपीट का मतलब होता है कि बीच बीच में रिपीट होना। नॉर्मल डीएनए, नॉन रिपीटेटिव डीएनए, फिर रिपीटेटिव डीएनए, फिर नॉर्मल डीएनए, फिर रिपीटेटिव डीएनए, फिर नॉन रिपीटेटिव नॉर्मल डीएनए, फिर रिपीटेटिव डीएनए। इसी तरह से जो रिपीटेटिव डीएनए है, उसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, नॉन रिपीटेटिव। ये देखो, ये नॉन रिपीटेटिव है, ये भी 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 नॉन रिपीटेटिव है। तो ऐसा रिपीटेटिव डीएनए जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरस्पर्स्ड रिपीटेटिव डीएनए। दूसरे तरह का जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वो होता है जहाँ पे रिपीट साथ में हो, एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितनी भी बार, नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरह से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस बनेगी इसको बोलते हैं टेंडम रिपीट सीक्वेंस। और जो टेंडम रिपीट सीक्वेंस होती है उसी को हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। तो हमारे पूरे डीएनए में से फिर से देखना, कोडिंग, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग में नॉन रिपीटेटिव, रिपीटेटिव, रिपीटेटिव में इंटरस्पर्स्ड रिपीट और टेंडम रिपीट। तो जो टेंडम रिपीट होता है उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है और हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करेंगे। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, पहले हम समझते हैं कि इसको सैटेलाइट डीएनए बोलते क्यों हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रही है। ये एक सीक्वेंस है, ये दोबारा रिपीट कर रहा है, 12 4 5 6 7 8 9 10, कितनी भी बार रिपीट कर सकता है, वो नंबर वेरी करता है, उसके बेसिस पे इसका लेंथ भी वेरी करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेम सीक्वेंस रिपीट कर रही है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी, इस सैटेलाइट डीएनए की जो डेंसिटी होती है ना, वो एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है जो आसपास के नॉर्मल नॉन रिपीटेटिव डीएनए से मैच नहीं कर रही होती। तो इसकी डेंसिटी अलग हो जाती है। इसी वजह से जब हम पूरे डीएनए को, मान लो हमारे पास में ये हमारा पूरा जीनोम है, ये हमारा पूरा जीनोम है ना। इस पूरे जीनोम में जगह जगह पे अलग अलग तरह के रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो यहाँ पे कोई रिपीट है, यहाँ पे कोई दूसरा रिपीट है, यहाँ पे कोई तीसरा रिपीट है, ये रिपीट हो रहे हैं कई बार, ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव डीएनए अलग अलग टाइप के। जब हम इसको पूरे डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं, अगर मान लो हम इसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू चला दें, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि इसको एक डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम में बहुत तेज़ी से रोटेट कर दिया जाए, बहुत तेज़ी से इसको जब रोटेट कर दिया जाता है तो डीएनए अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से, बेस्ड ऑन डेंसिटी के हिसाब से, बेस्ड ऑन डेंसिटी, जो डीएनए के डिफरेंट रीजन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो हमें एक बीच में सेंट्रल पोर्शन मिलेगा, बड़ा सा डीएनए का सेगमेंट, इसको बोलते हैं बल्क डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए, बल्क डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए। इस बल्क और जीनोमिक डीएनए के आसपास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे सैटेलाइट डीएनए के, क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग है। ये सब सैटेलाइट है, ये भी सैटेलाइट है, ये सारे भी कैसे हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट की डेंसिटी अलग होने की वजह से ये अलग पोर्शन में इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, जीनोमिक डीएनए से अलग दिखाई पड़ेंगे। जबकि इस जीनोमिक डीएनए में हमें क्या मिलेगा, कोडिंग डीएनए। सैटेलाइट को छोड़ के जितना भी कोडिंग के साथ में
नॉन रिपीटेटिव जो नॉन कोडिंग है, नॉन रिपीटेटिव नॉन कोडिंग, और इसके अलावा जो इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स हैं ये भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलने वाली हैं? ये बीच में बल्क जीनोमिक डीएनए में। तो इसका साइज़ बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो सैटेलाइट डीएनए है देखो इनका साइज़ छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन डेंसिटी के बेसिस पे ही सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम सैटेलाइट डीएनए कह करके बुला रहे होते हैं। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए हैं ये भी कई टाइप्स के होते हैं। ये जो सैटेलाइट डीएनए है, जैसे आप देख रहे होगे अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, इनको भी हम क्लासीफाई करते हैं। किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है पहले तो ये समझो। लेंथ ऑफ रिपीट, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, भाई जो सीक्वेंस रिपीट हो रही है बार बार उसका लेंथ कितना है, एक सीक्वेंस का लेंथ कितना है। दूसरा होता है नंबर ऑफ रिपीट्स, भाई वो कितनी बार रिपीट कर रही है, अगर कोई सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट कर रही है। और तीसरा बेस कॉम्पोजिशन, उसके अंदर में बेस कॉम्पोजिशन कैसा है। बेस कॉम्पोजिशन का मतलब होता है एटी रिच या फिर जीसी रिच, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स, कौन से बेस पेयर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। लेंथ का मतलब है कि एक रिपीट में, मान लो हमारे पास में एक रिपीट का ये वैल्यू है, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, या 5 बेस पेयर हो रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ रिपीट्स का मतलब है कि कितनी बार रिपीट होता है, 1 बार रिपीट होता है, 2 बार रिपीट होता है, 3 बार रिपीट होता है, 4 बार होता है, 5 बार होता है। तो ये नंबर ऑफ रिपीट्स हैं जो टोटल लेंथ को इस्टेब्लिश करता है। और लेंथ ऑफ सीक्वेंस मतलब इसमें कितने बेस पेयर हैं, जैसे यहाँ पे 5 बेस पेयर हैं। और तीसरा चीज़ है बेस कॉम्पोजिशन, वहाँ पे 80 रिच बेस कॉम्पोजिशन है या फिर जीसी रिच बेस कॉम्पोजिशन है। इसके बिहाफ पे हम सैटेलाइट डीएनए को अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से 2 क्लासिफिकेशन हमारे काम के हैं, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट। 2 क्लासिफिकेशन हमारे काम के हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। देखो क्या फ़र्क होता है। माइक्रो सैटेलाइट के अंदर में जो बेस लेंथ है, सीक्वेंस की लेंथ होती है, वो 1 से लेके 6 बेस पेयर की होती है। जो यहाँ पे रिपीट होने वाली सीक्वेंस है उसकी लेंथ है वो 1 से 6 बेस पेयर की होती है। जबकि अगर हम मिनी सैटेलाइट की बात करें तो यहाँ पे 10 से 60 बेस पेयर की होती है। ये लेंथ की बात है कि जो एक सीक्वेंस है रिपीट होने वाली उसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड, कितने बेस पेयर है। माइक्रो सैटेलाइट को हम शॉर्ट टेंडम रिपीट, STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट भी बोलते हैं। जबकि हम मिनी सैटेलाइट को VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कह करके भी बुलाते हैं। ये जो VNTR है यहाँ पर कितनी बार रिपीटिशन होता है। अभी तो हमने लेंथ पढ़ा था कि एक सीक्वेंस इतने बेस पेयर की और एक सीक्वेंस इतने बेस पेयर की है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट करते हैं ना वो मिनी सैटेलाइट मोर टाइम्स रिपीट, इसका जो रिपीटिशन टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट लेस टाइम रिपीट करती है, इसका जो नंबर ऑफ रिपीट है वो भी कम रहता है, क्योंकि VNTR का साइज़ भी बड़ा है और ये ज़्यादा बार रिपीट करती है। इसीलिए इसको स्टडी करना, इसको डिटेक्ट करना ईजी है। और हम अपने DNA फिंगरप्रिंटिंग के दौरान मिनी सैटेलाइट का ही इस्तेमाल करते हैं, VNTR का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड, क्योंकि इसको डिटेक्ट करना ईजी है, इसका लेंथ वगैरह काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा, ओवरऑल लेंथ कितना हो सकता है? ओवरऑल लेंथ मतलब टोटल लेंथ एक मिनी सैटेलाइट का ओवरऑल लेंथ कितना हो सकता है। तो अगर ओवरऑल लेंथ देखा जाए तो हमारे पास में ये 0.1 किलो बेस पेयर से लेके 20 किलो बेस पेयर तक का हो सकता है।
टोटल लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप टोटल लेंथ कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीट। मान लो 10 बार रिपीट कर रहा है। कितनी बार रिपीट कर रहा है? 10 बार। और हर एक सीक्वेंस 10 बेस पेयर का बना हुआ है। हर एक सीक्वेंस 10 बेस पेयर का बना हुआ है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 10 × 10 इज इक्वल टू 100 बेस पेयर, है ना। तो टोटल लेंथ हम ऐसे निकालते हैं। तो मिनी सैटेलाइट है, उसकी टोटल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो सकती है? 0.1 किलो बेस पेयर टू 20 किलो बेस पेयर। इतना ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है। और इसी लेंथ के वेरिएशन को हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट डीएनए। क्या होता है सैटेलाइट डीएनए? कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? जिसमें हम 2 टाइप पढ़ते हैं, माइक्रो और मिनी, जिसमें से मिनी सैटेलाइट को VNTR बोलते हैं और इसी VNTR को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए समझना है, दैट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अभी इसी चैप्टर में पीछे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डीएनए म्यूटेशन का। डीएनए के अंदर में म्यूटेशन होता रहता है। जो हमारा डीएनए है उसमें चेंजेस आते हैं, उसके अंदर म्यूटेशन आते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस इन डीएनए। अब ये जो चेंजेस हैं, इन्हीं में से कुछ म्यूटेशन, सारे म्यूटेशन नहीं, कुछ म्यूटेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म में। कुछ म्यूटेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म में। क्या क्राइटेरिया है जिससे हम किसी म्यूटेशन को पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते? कोई भी ऐसा म्यूटेशन जो एक पॉपुलेशन में 1% फ्रीक्वेंसी, या फिर अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली वो म्यूटेशन है जो एक पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, या फिर वो पॉपुलेशन में एक हाई फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है। किसी भी पॉपुलेशन में अगर एक म्यूटेशन है जिसकी परसेंटेज ऑफ अकरेंस या फिर उसकी होने की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 1%, या फिर अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 0.01 फ्रैक्शन, या फिर इससे ज़्यादा, या तो इसके बराबर हो और या फिर इससे ज़्यादा। अगर वो म्यूटेशन एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 1% या 1% से ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास में एक पॉपुलेशन है यहाँ पे, और म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी हमने लिखी है यहाँ पे। कोई म्यूटेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें समझना है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा या फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन साइज़ है 100 का। किसी पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल हैं। अगर इस पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल हैं और इसमें जो म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी है वो एक इंसान में होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा में, मिनिमम एक इंसान में हो या फिर इससे ज़्यादा में, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये 1% लोगों में देखने को मिल रहा है या फिर 1% से ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। अच्छा, मान लो हमारे पास में 1000 लोगों की एक पॉपुलेशन है, तो उसमें ये कितने में मिलना चाहिए? उसमें ये मिनिमम 10 लोगों या उससे ज़्यादा में मिलेगा तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। अच्छा, अब छोटी मोटी पॉपुलेशन, तो ये तो हमने हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन लेकर के चल रहे हैं। कभी भी अगर कोई पॉपुलेशन, वो भी ह्यूमन की पॉपुलेशन कहीं पर रहती है तो वो लैक्स में होती है या करोड़्स में होती है। तो मान लो हमारे पास में 1 लाख इंसान रहते हैं एक पॉपुलेशन में, 10⁵ तो ऐसी कंडीशन में वो म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? या तो 1000 इंसानों में मिले या उससे ज़्यादा में। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसा म्यूटेशन जिसके होने की फ्रिक्वेंसी, जिसके उस पॉपुलेशन में पाई जाने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो, 1% या 1% से ज़्यादा हो, तब हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कह करके बुला सकते हैं।
क्योंकि पॉपुलेशन में ये फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रहा है भाई। 1% से ज़्यादा लोगों में मिलना माने बहुत ज़्यादा ये लोगों में सेम म्यूटेशन हमें दिखाई पड़ रहा है। तो उसी म्यूटेशन के बिहाफ पे, उसी पॉलीमॉर्फिज्म के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, लोगों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात करी है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ऐसे म्यूटेशन जो एक पॉपुलेशन में 1% फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन से ऐसे म्यूटेशन हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि भाई कौन से ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो फाइनली जा कर के पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है वो म्यूटेशन जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास कर सकते हैं। मान लो किसी एक पर्सन में एक म्यूटेशन है और अगर ये म्यूटेशन इसकी नेक्स्ट जनरेशन में, इसके बच्चों में भी पास हो रहा है, फिर उसके बच्चों से उनके बच्चों में पास हो रहा है, तो इस तरह से जो म्यूटेशन इनहेरिट हो सकता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार पास होता है, उस म्यूटेशन के पॉलीमॉर्फिज्म बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा म्यूटेशन जो इनहेरिट हो सकता है, वही आगे चल करके पॉलीमॉर्फिज्म बना सकता है। तो यहाँ पे हमें उन म्यूटेशन को समझना पड़ेगा कि भाई कौन से ऐसे म्यूटेशन हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकते हैं और कौन से ऐसे म्यूटेशन हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं हो सकते। तो म्यूटेशन के टाइप्स देखो, म्यूटेशन जो है 2 टाइप्स के होते हैं म्यूटेशन, बेस्ड ऑन किस तरह के सेल में वो हो रहे हैं। एक होते हैं सोमैटिक म्यूटेशन और दूसरे होते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन का मतलब होता है कोई ऐसा सेल जो गैमीट ना बनाता हो, अगर उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। क्योंकि ऐसे सेल जो गैमीट नहीं बनाते हमारी बॉडी में, उन सब सेल को मिला के हम सोमैटिक सेल बुलाते हैं। मतलब कि ऐसे सेल में म्यूटेशन होना, सेल्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट। तो अगर इनमें म्यूटेशन होते हैं तो इनको बुलाते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। जैसे अगर हमारे स्किन सेल में म्यूटेशन हो जाए, मसल सेल में म्यूटेशन हो जाए, ब्लड सेल में म्यूटेशन हो जाए, एटसेट्रा, ठीक है ना। जो सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी पास ऑन नहीं होते, क्योंकि ये गैमीट नहीं बना रहे, और गैमीट नहीं बनाएंगे तो इनके अंदर का जो डीएनए है वो नेक्स्ट जनरेशन के जाइगोट में एंटर नहीं करेगा। तो ऐसे म्यूटेशन कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकते, कैन नेवर इनहेरिट। ये कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकते, और जब ये इनहेरिट हो ही नहीं सकते तो ये नेक्स्ट जनरेशन में कभी पास ऑन करेंगे ही नहीं, और जब नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं करेंगे तो इनके पॉलीमॉर्फिज्म बनने के चांसेस नहीं है। दूसरे टाइप के म्यूटेशन होते हैं जर्मिनल म्यूटेशन, यानी कि सेक्स सेल के अंदर में ऐसे सेल जो गैमीट बनाते हैं, यानी कि गैमीट मदर सेल, इनके अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो इस म्यूटेशन को बुलाते हैं हम जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन अगर होगा तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के चांसेस होते हैं, कैन पास टू नेक्स्ट जनरेशन। जो जर्मिनल म्यूटेशन है ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है कैन पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। 100% ज़रूरी नहीं है कि पास ऑन हो, लेकिन पास ऑन हो सकता है। तो कौन से ऐसे जर्मिनल सेल में म्यूटेशन है जो पास ऑन हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो जर्मिनल सेल के अंदर में 2 तरह के म्यूटेशन होते हैं भाई। एक म्यूटेशन होता है जो नॉन कोडिंग डीएनए में होगा, जो कहाँ पे होगा, नॉन कोडिंग डीएनए में। और एक ऐसा म्यूटेशन होगा जो कोडिंग डीएनए में होगा। एक ऐसा म्यूटेशन होगा जो कहाँ पे होगा, कोडिंग डीएनए में। देखो आपको मालूम है कि कोडिंग डीएनए में जब म्यूटेशन होता है तो कोडिंग डीएनए प्रोटीन बना रहा होता है, एंजाइम बना रहा होता है। तो अगर ऐसे डीएनए में म्यूटेशन होगा तो ये जो प्रोटीन ये बना रहा था, ये जो एंजाइम ये बना रहा था, इसमें भी म्यूटेशन पहुंच जाएगा और प्रोटीन या फिर एंजाइम की फंक्शनिंग डैमेज हो जाएगी या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा।
अब क्योंकि ये प्रोटीन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता तो इसकी वजह से वो जो पर्सन है उसका रिप्रोडक्शन अफेक्टेड होगा। उस पर्सन का रिप्रोडक्शन कैसा होगा? अफेक्ट होगा। उसकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से जो कोडिंग डीएनए के अंदर में म्यूटेशन हो रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नॉन कोडिंग डीएनए में अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो नॉन कोडिंग डीएनए तो कोई प्रोटीन या एंजाइम बनाता नहीं है। ये तो कोई प्रोटीन या फिर एंजाइम कोड करता नहीं है। अगर ये कोई प्रोटीन और एंजाइम बनाएगा ही नहीं तो इसमें चेंज होने के बाद भी उस पर्सन के रिप्रोडक्शन पे कोई इमीडिएट इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके रिप्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इट्स रिप्रोडक्शन। जब उसके रिप्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं तो वो आराम से रिप्रोड्यूस कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में अपना जो म्यूटेशन है उसको पास ऑन कर सकता है। तो सारे म्यूटेशन में जो नॉन कोडिंग डीएनए का म्यूटेशन है वो भी कौन से सेल वाला? जर्मिनल सेल में जो नॉन कोडिंग डीएनए में म्यूटेशन होता है, ऐसे म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं। जब ऐसे म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेंगे तो ये पॉपुलेशन में इनका नंबर बढ़ता जाएगा। मान लो ये पॉपुलेशन है तो इस पॉपुलेशन में इनका नंबर बढ़ता जाएगा और एक टाइम के बाद में ये पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि भाई किस तरह के म्यूटेशन आगे चल के पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट होते हैं। जो जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हो और वो भी कौन सा म्यूटेशन? जो नॉन कोडिंग डीएनए में हो रहा हो। कोडिंग डीएनए में जर्नली आगे म्यूटेशन पास ऑन नहीं कर पाता क्योंकि उस पर्सन का रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली भाई कि नॉन कोडिंग डीएनए में ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसका कंक्लूजन बताएं इस पूरे डिस्कशन का तो इस कंक्लूजन ये निकलता है कि जो नॉन कोडिंग डीएनए है उसके अंदर में मोर पॉसिबिलिटी टू फाइंड अ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होने के ज़्यादा चांसेस किस में हैं? नॉन कोडिंग डीएनए में। और नॉन कोडिंग डीएनए में ही हमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉन कोडिंग डीएनए का एक टाइप था सैटेलाइट डीएनए। भाई हमने सैटेलाइट डीएनए भी नॉन कोडिंग का ही तो एक टाइप था। तो इसका मतलब जो सैटेलाइट डीएनए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भर भर के मिलता है। उस सैटेलाइट डीएनए में भी पॉलीमॉर्फिज्म भर भर के हमें मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है हाउ वी यूज पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ वी कैन यूज पॉलीमॉर्फिज्म फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पॉलीमॉर्फिज्म को हम किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना वो इनहेरिटेबल है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही है ऐसे म्यूटेशन जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो। अगर पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल है तो अगर तुम्हारे पेरेंटल क्रोमोसोम को यहाँ पे हम बनाएं, तुम्हारे फादर का क्रोमोसोम और मदर का ये मान लो सेल है और इसमें एक एक क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर कोई सा भी क्रोमोसोम बना लो 1, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, बेबी का प्रोडक्शन होता है, तो तुम्हें एक क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है? मदर से। और एक क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है? फादर से। एक कॉपी मदर और एक कॉपी फादर से। मतलब 50% तुम्हें जेनेटिक मटेरियल मदर से मिलता है और 50% फादर से मिलता है। और तुम्हें मालूम है जो पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारे फादर के पास होगा, मान लो यहाँ पे कोई पॉलीमॉर्फिज्म है, यहाँ पर कोई पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारे फादर और मदर के पास होगा उसमें से कुछ कुछ पार्ट तुम्हारे जाइगोट में आया होगा, कुछ पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारे फादर साइड से आया होगा
और कुछ पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हारी मदर साइड से आया होगा, और तुम्हारी बॉडी में जितना भी 100% पॉलीमॉर्फिज्म है उसका कुछ फ्रैक्शन मदर से और कुछ फ्रैक्शन फादर से आया रहेगा। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट होता है, इसका मतलब हम पॉलीमॉर्फिज्म को के इनहेरिटेंस को स्टडी कर सकते हैं। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिस तरह का सैटेलाइट डीएनए आपकी बॉडी में मिल रहा है वो कुछ फ्रैक्शन तो फादर से मैच करेगा और कुछ फ्रैक्शन मदर से मैच करने वाला है। इसका मतलब हम पैटर्निटी टेस्टिंग कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। अच्छा, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो जाइगोट में माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब ऐसा डिवीजन जिसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। जैसा जाइगोट होता है वैसा ही हमारी बॉडी का हर एक सेल है। तो जो जेनेटिक मटेरियल जाइगोट का था वही जेनेटिक मटेरियल आपकी बॉडी में हर एक सेल के पास है, चाहे वो स्किन का सेल है, चाहे वो मसल का सेल है, चाहे वो ब्लड का सेल है, चाहे वो बोन का सेल है। सेम पॉलीमॉर्फिज्म आपके हर एक सेल में देखने को मिलता है। हमारी बॉडी के कोई सा भी सेल उठा के देख लो, उसमें सेम पॉलीमॉर्फिज्म एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक सेल में सेम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसीलिए अगर हमारा कोई सा भी सेल, मान लो क्राइम सीन पे ब्लड स्टेन मिलता है हमको जनरली, या फिर स्किन के टुकड़े मिल गए, तो इस स्किन के टुकड़े को यूज़ करके हम आपके डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, किस तरह का आपकी बॉडी में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके किसी भी सेल में सेम पॉलीमॉर्फिज्म ही मिलेगा। या मान लो ब्लड सेल मिला तो ब्लड सेल से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मसल सेल मिला तो वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी सेल से हम, एक सिंगल सेल से भी आपके बॉडी का जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो पूरा का पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन, भाई क्योंकि हमारे हर एक सेल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, इसीलिए हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो पैटर्निटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सकता है। ये सारे बेसिक्स हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पढ़ लिए हैं। अब ये बेसिक्स पढ़ने के बाद में अब हम बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है तो किन स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो अब हमें पढ़ना है स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पहली बात, हमारे पास कोई सेल होना चाहिए जिस सेल में से हम डीएनए आइसोलेशन करेंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम गिवन सेल। जो भी सेल हमारे पास में अवेलेबल है, गिवन सेल से हम डीएनए का कंप्लीट आइसोलेशन करेंगे। दूसरा स्टेप हम करने वाले हैं, क्योंकि हमें पूरा डीएनए तो चाहिए नहीं होता, हमें क्या चाहिए, सिर्फ सैटेलाइट डीएनए। तो हम कटिंग करेंगे, किसकी, कटिंग ऑफ सैटेलाइट डीएनए। जितना भी सैटेलाइट डीएनए पाया जा रहा है एक सेल में, जो एक पर्टिकुलर टाइप का सैटेलाइट है, उसको हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एन डीएनए कटिंग एंजाइम, जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे काटना, डीएनए को कट करना, डीएनए को कट करना एट स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए को कट करना। जैसे मान लो हमारे पास में हम एक पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं जो हमारे अलग अलग क्रोमोसोम पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास में एक रिपीटेटिव सीक्वेंस है, कोई भी रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो 100 न्यूक्लियोटाइड्स की है, मान के चलो 100 न्यूक्लियोटाइड्स की है, ठीक है, इसमें 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये जगह जगह पर रिपीट कर रहा है।
क्रोमोसोम नंबर 1 पे रिपीट कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे रिपीट कर रहा है। भाई हमारे पास हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज़ होती हैं? 2 कॉपीज़, एक आपको फादर से मिलती है पैटर्नल और एक आपको मदर से मिलती है। मतलब जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमारे दोनों क्रोमोसोम की कॉपीज़ पे सेम नहीं होता है, एक मदर से मिला है और एक फादर से मिला है, तो इस पे पॉलीमॉर्फिज्म अलग होगा और इस पे पॉलीमॉर्फिज्म अलग होगा, ये भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर 2, मान लो सेम जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्रोमोसोम नंबर 2 पे भी रिपीट कर रहा है, 2 पे भी रिपीट कर रहा है। ये 2 जो है वो हमें पैटर्नल मिला है फादर से और ये मैटर्नल मदर से। लास्ट है कोई क्रोमोसोम नंबर 15, मान लो क्रोमोसोम नंबर 15 पे भी सेम पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है लेकिन उसका नंबर ऑफ रिपीट्स चेंज है, ये पैटर्नल और ये मैटर्नल। ये 6 के 6 जो क्रोमोसोम हैं जो 3 पेयर में है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिपीट सीक्वेंस हमें बार बार रिपीट करती हुई मिल रही है। कितनी बार रिपीट कर रही है? मान लो यहाँ पे ये टोटल रिपीट कर रही है 15 बार, 15 टाइम्स रिपीट कर रहा है। यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है 12 बार, यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है 10 बार। हम सिंपल सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ताकि इजी हो समझना, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ही फॉलो करें। ये 7x, ये मान लो 4x और ये 2x। तो हमारे 3 क्रोमोसोम पेयर या फिर टोटल 6 क्रोमोसोम पे ये पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है, लेकिन अलग अलग रिपीट्स, नंबर ऑफ रिपीट्स यहाँ पे डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन जगहों को काट लेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इधर इधर कट लगा देंगे, इधर इधर कट लगा देंगे, हर जगह पे इधर इधर कट लगा देंगे, यहाँ पे कट लगा देंगे, यहाँ पे भी इस तरह से कट लगा देंगे, सीधा बना लेते हैं, यहाँ पे कट लगा देंगे। इससे क्या होगा? सैटेलाइट डीएनए, जो एक सेम टाइप का सैटेलाइट हमारे जितने भी जीनोम में, पूरे जीनोम में जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक पर्टिकुलर टाइप का सैटेलाइट डीएनए कट कर लिया, एक VNTR डीएनए कट कर लिया। अब इस सैटेलाइट डीएनए को हम क्या करेंगे? साइज के बेसिस पे सेपरेट करेंगे। भाई चौथा स्टेप जो है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं, सैटेलाइट डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं उनको सेपरेट करना। सेपरेट किस बेसिस पे करना? ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज और लेंथ। लेंथ के बेसिस पे या फिर साइज के बेसिस पे उन्हें क्या करना है? हमको सेपरेट करना है। उसके लिए एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करते क्या हैं? एक एक स्टेप इसका इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अलग, ये अपने आप में एक अलग टेक्निक भी है ना। जब आप डिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आप बात करें RDT पढ़ते हैं, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने आप में एक टेक्निक भी है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक आइडिया आपको यहीं पे मिल जाएगा। जेल का मतलब होता है हम यहाँ पे एक पॉलीमेरिक जेल का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमेरिक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। वो जो पॉलीमर है वो अगरोज जेल का बना होता है, एक अगरोज नाम का पॉलीमर होता है। इस अगरोज को हम जेल सिंथेसाइज करते हैं। मान लो ये एक जेल हमने सिंथेसाइज किया, किसका बना हुआ है? अगरोज का। अगरोज इस तरह के धागे नुमा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस तरह से। अच्छा, अगरोज का जो जेल हमने बनाया है, इस जेल के अंदर अगरोज की कंसंट्रेशन के हिसाब से, जो अगरोज है उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से पोर साइज प्रेजेंट होते हैं। इसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर साइज। पोर साइज, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना कम पोर साइज। ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है पोर साइज के, क्योंकि जितने ज़्यादा धागे होंगे उतने छोटे पोर हो जाएंगे, है ना। तो अब हमें क्या करना है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को इन पोर्स से पास कराना है। भाई जब डीएनए फ्रेगमेंट्स इन पोर्स से पास करेंगे तो आपको मालूम है जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, डीएनए के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो डीएनए का, इसकी डीएनए की लेंथ बड़ी है
तो ये मूव करते टाइम ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये धीरे धीरे मूव करेगा, ये स्लो मूव करेगा। और अगर कोई छोटा डीएनए मॉलिक्यूल है, कोई डीएनए है जिसका लेंथ कैसा है, छोटा, स्मॉल, तो वो कैसे मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो ये डिफरेंशियल स्पीड ऑफ मूवमेंट की वजह से किसी भी एक टाइम पे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे डीएनए हैं, वो आगे जाएंगे और बड़े डीएनए पीछे। इसके बेसिस पे, साइज बेसिस पे हम अगरोस जेल में इनको सेपरेट करेंगे। पर बात आती है कि भाई इनको सेपरेट करेंगे कैसे, डीएनए अपने आप मूव कैसे करेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसीलिए इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करते हैं, बेसिकली डीएनए के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, हम जहाँ पे डीएनए को प्लेस करने वाले हैं वहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और जहाँ पे दूसरा अपोजिट एंड होता है वहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और डीएनए धीरे धीरे अंदर इस अगरोस जेल में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इसी मूवमेंट की वजह से सेपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक जेल प्लेट बनाते हैं और कैसे चलने वाला है वो समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास में ये हमने 2 वेल बना दिए हैं, ऐसे हमें 2 वेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 वेल से भी काम चला सकते थे। ठीक है, ये हमारा जेल प्लेट है, ये पूरा क्या है, जेल प्लेट। ये वेल्स हैं, जो गड्ढे हैं ना, ये वेल्स हैं, इसमें हम अपना सैंपल लोड करेंगे। ये भी वेल है, ये भी वेल है। इसमें हम क्या लोड करते हैं, सैंपल, हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को इसमें लोड कर देते हैं। इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। टाइम के साथ में डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। भाई साइज़ के हिसाब से जो बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो पीछे रहेगा, और जो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे। जो जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतनी तेज़ी से आगे मूव करेगा और वो सेपरेट हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद जितने फ्रेगमेंट्स इसमें यहाँ पर हमारे इनिशियली प्रेजेंट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, सेपरेट। और इस कंप्लीट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए के प्रोफाइल को हम बोलते हैं डीएनए प्रोफाइल। एक पर्टिकुलर सैटेलाइट के लिए हमने एक पर्सन का क्या बना लिया, पर्सन 1 का, यहाँ पे मान लो पर्सन 1 का हमने क्या बना लिया, डीएनए प्रोफाइल। अब इसी तरह से अगर हम सेम सैटेलाइट प्रोफाइल अलग अलग पर्सन की बना लें, यहाँ पे पर्सन 2 की बना लें और यहाँ पे पर्सन 3 की बना लें, है ना, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा डीएनए सैंपल सेम पर्सन का है और कौन सा डिफरेंट पर्सन का है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो सैटेलाइट डीएनए प्रोफाइल है वो अलग अलग आता है। अगर किसी और इंसान का हम डीएनए यहाँ पर चलाएंगे तो वो अलग तरीके का दिखाई देगा। मान लो हमने यहाँ पे किसी पर्सन 2 का लिया, तो वो डीएनए प्रोफाइल हमेशा इससे अलग दिखाई देगा, उसमें नंबर ऑफ रिपीट्स अलग होंगे, जिसकी वजह से वो अलग तरह का प्रोफाइल क्रिएट करेगा। और अगर मान लो इसी पर्सन का एक और सैंपल हमने यहाँ पे डाल दिया, ये पर्सन 1 का ही सैंपल है, हमें पता नहीं है, हमने यहाँ पे डाला, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जैसा सैंपल कॉपी यहाँ पे बन जाएगा, इसी के जैसा सैंपल कॉपी यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो डीएनए प्रोफाइल है पर्सन 1 की और पर्सन 3 की बिल्कुल 100% मैच कर रही है। क्योंकि 100% मैच कर रही है, इसका सिंपल सा मतलब है ये दोनों सेम पर्सन के सैंपल हैं, सेम पर्सन के सैंपल हमने यूज़ किए हैं। इस तरह से हम पर्सन टू पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन डीएनए लेंथ या फिर सैटेलाइट डीएनए की लेंथ के बेसिस पे। और जो लेंथ है वो किसके बेसिस पे है, नंबर ऑफ रिपीट्स के बेसिस पे। भाई जैसे यहाँ पे हमने बताया था ये 15 बार रिपीट कर रहा है, ये 12 बार रिपीट कर रहा है, 10 बार रिपीट कर रहा है, ये 7 बार, तो ऐसे ही हमें फ्रेगमेंट्स भी मिलेंगे। जो 15 बार रिपीट करने वाला फ्रेगमेंट सबसे पीछे, फिर 12, 10, 7 12 बार रिपीट कर रहा होगा, यहाँ पे एक बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ये 12 बार रिपीट कर रहा है, 10 बार रिपीट कर रहा है, 7 बार रिपीट कर रहा है, 4 और 2, ये 4 बार रिपीट कर रहा है और ये 2 बार रिपीट कर रहा है। तो जितनी बार रिपीट कर रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पे लेंथ अलग अलग दिखाई पड़ी। अच्छा, अब हमें आगे के स्टेप्स समझने हैं। भाई ये जो जेल है, हम इसको अपने सैंपल को हमेशा इसमें नहीं रख सकते। भाई सैंपल में तो डीएनए आगे बढ़ जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये वाला डीएनए बाहर निकल जाएगा, ये तो जो सबसे छोटा है। तो इसका मतलब हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। हम इस फॉर्म में, जो जेल की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में बहुत टाइम तक
हमारे सैंपल को नहीं रख सकते। इसको हमें यहाँ से निकाल करके फिक्स करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, एक फ़ोटो बनानी पड़ेगी। उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, जो 5th स्टेप है, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। इसको बोलते हैं ब्लॉटिंग स्टेप। ब्लॉटिंग का सिंपल सा मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम जेल प्लेट टू अ नायलॉन शीट। नायलॉन की शीट के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करना। जैसे मान लो हमने एक डीएनए प्रोफाइल बनाई किसी पर्सन की, इस तरह की हमने उसको डीएनए प्रोफाइल बनाई, इस तरह की डीएनए कुछ प्रोफाइल हमें मिली मान लेते हैं। अब इसको हम डीएनए शीट, नायलॉन शीट के ऊपर कैसे लेते हैं? हमने यहाँ पे नायलॉन शीट ली, इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया। नायलॉन शीट, नायलॉन शीट के ऊपर में ये डीएनए फ्रेगमेंट्स चिपक जाएंगे, ये नायलॉन शीट के ऊपर चिपक जाएंगे। फिर जब हम नायलॉन शीट रिमूव करते हैं तो ऐसी की ऐसी कॉपी हमारे नायलॉन शीट पे डेवलप हो जाती है। सेम ये कॉपी कहाँ पे डेवलप हो जाएगी? यहाँ पे, ये। लेकिन ये फिक्स्ड शीट है, अब ये मूव नहीं कर सकता आगे, ये फिक्स्ड डीएनए शीट है। अब डीएनए आगे की तरफ मूव नहीं कर सकता जैसा ये जेल पे कर रहा था, तो ये फिक्स हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब फिक्स करने के बाद में हमें इसको डिटेक्ट करना है। भाई डीएनए सेपरेट तो हो गया, पर डीएनए को देखना पॉसिबल थोड़ी है। आंखों से आप डीएनए को थोड़ी देख पाओगे, मतलब डीएनए को देखना तो पॉसिबल है नहीं। अगर डीएनए को हम देख ही नहीं सकते तो हम कैसे बताएंगे कि डीएनए प्रोफाइल हमने जो जनरेट की है वो सही है या फिर गलत है, वो किस तरह की है, कैसे कंपेयर करेंगे? उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है 6th स्टेप, ऑटो रेडियोग्राफी मेथड। ऑटो रेडियोग्राफी मेथड। अभी ऑटो रेडियोग्राफी मेथड का मतलब क्या है वो समझो। देखो, डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ डीएनए प्रोब बनाएंगे। डीएनए प्रोब, प्रोब का मतलब होता है कांटा। जैसे हम मछली को फंसाने के लिए कांटा इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से डीएनए को फंसाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोब का इस्तेमाल करेंगे, वो भी डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। ये जो डीएनए प्रोब होता है ना, ये एक्चुअल में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट होता है। एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए टू बी डिटेक्टेड। जिस डीएनए को हमें डिटेक्ट करना है उसी डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री ये जो हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट बनाएंगे वो बनाने वाले। फिर इसके ऊपर में एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे ताकि इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल हो पाए। हमने इसको क्या ऐड कर दिया? एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो जब हम इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट पे एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो इसी पूरे को बुलाया जाता है प्रोब। इसको ही हम क्या बुलाते हैं? प्रोब। इस प्रोब की मदद से ही हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि हमारा जो डीएनए सेगमेंट बना है, डीएनए का प्रोफाइल बना है, उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, इस डीएनए प्रोफाइल पे अपने प्रोब को छोड़ देंगे, तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी वो जाके बाइंड करेगा। हमने किस कलर से बनाया है? येलो कलर से। तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी वो यहाँ जाके बाइंड करेगा, भाई रिपीट्स पे जाके बाइंड करेगा। और जब वो रिपीट्स पे बाइंड करेगा तो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अपनी रेडियो एक्टिविटी रिलीज भी करेगा, अपनी रेडियो एक्टिविटी रिलीज भी करेगा। ठीक है, तो हम अपनी इसकी रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से ये समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है, सैटेलाइट डीएनए के सेगमेंट है, वो किस फ्रेगमेंट में सेपरेट हुए हैं। तो इस तरह से हम ऑटो रेडियोग्राफी प्रपोज करते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया ऑटो रेडियोग्राफी। जब ऑटो रेडियोग्राफी हमें मिल जाएगी तो हमें एक कंप्लीट इमेज मिल जाएगी डीएनए फ्रेगमेंट्स की। भाई डीएनए फ्रेगमेंट्स की एक कंप्लीट इमेज हमको मिल जाएगी।
और उसको हम कहीं पर भी एज अ प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसमें कई सारी छोटी छोटी टेक्निक्स जो कि अपने आप में अलग अलग टेक्निक्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इस्तेमाल और यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज के टाइम पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझते हैं। भाई सबसे पहला केस होता है पैटर्निटी टेस्टिंग। पैटर्निटी टेस्टिंग, पैटर्निटी टेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर हमें पेरेंट्स और बच्चे का जेनेटिक मटेरियल टेस्ट करके हम ये बता सकते हैं कि कौन किसका फादर है, कौन किसका मदर है। कई बार ऐसे डाउट आ जाते हैं फैमिलीज़ में, है ना, या कई बार बच्चे मिक्स हो जाते हैं या बच्चे खो जाते हैं, तो उनकी पैटर्निटी टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है। दूसरा है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्राइम डिटेक्शन में, अगर मान लो तुम्हें क्राइम सीन से कुछ सेल मिले, कहीं पे क्राइम सीन हुआ है किसी घर में, उसमें से कुछ स्पेसिफिक सेल मिले, अब उन सेल को इस्तेमाल करके जो भी तुम्हारे पास में पॉसिबल कन्विक्ट है, जो भी पॉसिबल कन्विक्ट है जिस पे तुम्हें शक है, उसका क्या करोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके सेल को निकाल के उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लोगे, और ये जो तुम्हें यहाँ से घर से सेल मिला है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करोगे। फिर इन दोनों डीएनए प्रोफाइल को मैच करोगे। अगर ये मैच कर गई मतलब ये कन्विक्ट ही जो क्रिमिनल है वो हो जाएगा। इसके अलावा आजकल एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च ओपन हो रहा है जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़। हम इसको इस्तेमाल करके पॉपुलेशन के अंदर में डाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं। पॉपुलेशन के अंदर में किस लेवल की जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको स्टडी किया जा सकता है, और उसके बेसिस पे हम हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेस हो गए। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सैंपल अवेलेबिलिटी। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सैंपल अवेलेबिलिटी। जब भी कहीं पे क्राइम सीन होता है तो आपको मालूम है क्रिमिनल हमेशा ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रूफ हैं, जो सैंपल है, उसको डैमेज कर दिया जाए। अगर वो सैंपल को डैमेज कर देगा तो जो सेल हमको मिलते हैं वो बहुत ही लेस मिलते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट में हमको सैंपल मिलता है। इतने छोटे अमाउंट में सैंपल मिलने की वजह से कई बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत एफिशिएंटली या फिर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की जा सकती। तो इस समस्या का जो समाधान है, इस समस्या का जो ख़त्म करने का तरीका है वो है पीसीआर मेथड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। हमारे डीएनए सैंपल को हम एम्प्लीफाई करते हैं। एम्प्लीफाई यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमें अगर एक डीएनए मिला है तो हम उसको पीसीआर में रखेंगे। हर पीसीआर साइकिल के साथ में डीएनए डबल होता जाएगा। डीएनए क्या होगा, हर पीसीआर साइकिल में डबल होता जाएगा। पहली स्टार्टिंग में 2 की पावर 1 मतलब पहली साइकिल में 2 की पावर 0 मतलब 1 था, दूसरे में 2 की पावर 1 मतलब 2 था, तीसरे में 2 की पावर 2 मतलब 4 है, फिर आगे चलेंगे तो 2 की पावर 3 8, ऐसे करते करते वो बहुत जल्दी ही कुछ ही साइकिल बाद मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाएंगी, मिलियंस एंड बिलियंस कॉपीज़ बन जाएंगी। तो बहुत जल्दी हम इसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि छोटे से सैंपल को, जो हमें थोड़ा सा सैंपल मिला था, हम उसको पीसीआर की मदद से बहुत बड़ा सैंपल कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार जब वो बड़े सैंपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उस पर ईजिली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पीसीआर के साथ में मिक्स करके परफॉर्म किया जाता है, जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने कंप्लीट पढ़